गायब कैसे हो सकता है? क्या उन लुप्त सभ्यताओं और आम इंसानों की पहुंच से दूर जन्नतों की कहानियां सिर्फ नाविकों की कल्पनाओं से उपजी हैं, या फिर दुनिया भर में कुछ दूर दराज की जगहों पर वाकई एलियंस का खुफिया ठिकाना है? आइल ऑफ मैन पर सदियों से आसमान में कुछ देखा जा रहा है और उनके बारे में उन लोगों का कहना है कि वो आग के दहकते पहिए हैं। वो समुद्र के बीच में नजर आते हैं, ऐसी जगह पर जहां कुछ हो नहीं सकता, फिर भी वह गतिविधियां नजर आई हैं। दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि अतीत में भी हमारी दुनिया में परग्रही आते थे। अगर उनकी बात सच हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन प्राचीन परग्रहियों ने ही हमारे इतिहास को गढ़ा है? अगर हाँ, तो क्या हमें दुनिया के उन अनोखे अनजान टापुओं पर इसके सबूत मिल सकते हैं? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है एलियंस एंड फॉरबिडन आइसलैंड्स। मार्च 1963, पोर्टो रिको के समुद्र के किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर विमानवाही पोत यूएसएस वॉस्प के नेतृत्व में एंटी सबमरीन मैन्यूवर्स की ट्रेनिंग कर रहे अमेरिकी नौसेना के एक बेड़े को वहां एक अनजान सोनार के संकेत मिले जो पास में ही कहीं घूम रहा था। 4 दिनों तक वो उसकी तलाश करते रहे, पर सिर्फ इतना जान पाए कि वो 270 किलोमीटर यानी कि 150 नॉट्स प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। दुनिया की किसी भी नौसेना के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस जैसी किसी खास जगह पर इतनी तेजी से चल सके। ना उस वक्त थी और ना ही आज है। इससे बड़ी बात, वो चीज करीब 8000 मीटर की गहराई में चली गई थी, जो सुनने में नामुमकिन लगता है। पानी के नीचे दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इतनी गहराई में जाने वाली किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके सहारे हम पानी में ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हद 1000 मीटर की गहराई तक जा सकते थे। पिछले 100 साल में या कह लीजिए 200 साल में पानी के नीचे उस चीज के नजर आने की कई घटनाएं सामने आई हैं, मगर वो चीज है क्या, यह हम आज भी नहीं जानते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत से ही पुर्टो रिको में बार बार उड़न तश्तरियां देखे जाने की बात कही जा रही है। पुर्टो रिको में रहने वाले बहुत से चश्मदीदों का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि पुर्टो रिको में समुद्र के गहरे तल पर परग्रहियों का एक बहुत बड़ा खुफिया ठिकाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रहियों ने पृथ्वी पर अपने ठिकाने बना लिए हैं? समंदर की गहराइयों में, टापुओं के किनारे से दूर, क्या यही वजह है जिससे दुनिया भर के इतने टापुओं पर आसमान में नहीं, समुद्र के नीचे भी ऐसी चीजें देखने की बात कही जाती हैं जिन्हें बयान तक नहीं किया जा सकता? एक वीरान टापू परग्रहियों के लिए अपना खुफिया ठिकाना बनाने की बहुत अच्छी जगह हो सकता है। रेडार आसमान में घूमती किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पानी के नीचे किसी टापू के पास अपना ठिकाना बना ले तो उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। टापू तो वैसे भी ऐसे पहाड़ है जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से पृथ्वी की ऊर्जा का ऐसा उभार है जो लगातार ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाते हैं। किसी दूसरी दुनिया के आए जीवों को ऐसी कोई जगह खासा आकर्षित करती है, खासकर उन चीजों को जो एक ऐसी जगह की तलाश में हो, या उनके लिए लैंड करने की अच्छी जगह हो, या फिर जहां से पृथ्वी की थोड़ी ऊर्जा खींच सके। एल्यूशिया द्वीप समूह अलास्का के समुद्र तट के करीब मौजूद ये 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ऐसे टापुओं का समूह है जो पश्चिम में करीब 1750 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और ये बेरिंग सी को प्रशांत महासागर से अलग करता है। यहाँ सन 1945 की गर्मियों में अमेरिकी सेना के ट्रांसपोर्ट टेलेरॉफ के 14 सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने एडैक टापू के पास समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी चीज निकलती देखी थी जो कि एक बड़ी उड़न तश्तरी जैसी थी। उनका कहना था कि उन्होंने डूबते सूरज की रोशनी में एक गोल सी चीज को समंदर के बाहर सीधा ऊपर उठते देखा और आसमान में जाने के बाद उसने उनकी बोट के 2-3 चक्कर लगाए और गायब हो गई। मगर गायब होने से पहले वो आसमान में 7 से 8 मिनट तक उड़ती रही थी।
हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समुद्र से उस तरह से बाहर आए, आसमान में चक्कर लगाया और फिर गायब हो जाए। हैरानी की बात है कि उस वक्त वो बीच समंदर में ही थे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, वहां तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। इसके बावजूद उन्होंने वहां कोई गतिविधि देखी थी। आज भी पूरे एलूशिया द्वीप समूह पर उड़न तश्तरियों को देखने की बात कही जाती है, मगर क्यों? ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि यहाँ के मूल निवासी एल्यूट्स मानते हैं कि यही वो जगह है जहां पर उनके पुरखे पहली बार आसमान से नीचे उतरे थे। अलूट्स मानते हैं कि उनके पूर्वज उस जीव से पैदा हुए थे जो आसमान से धरती पर उतरा था। आसमान से एक कुत्ता उमनाक टापू पर गिरा था जिसके 2 बच्चे भी थे, पंजों वाले। मगर उन बच्चों के जो बच्चे हुए वो बिल्कुल इंसान जैसे थे। इस तरह आसमान से उतरे एक जीव से पैदा हुई संतानें ही बाद में अलूट कहलाए। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि एलियट लोग यह मानते थे कि वो आसमान से उतरे एक जीव की संतान है, और इसका साफ मतलब है कि वो आसमानी जीव से ही पैदा हुए हैं। अगर हम इस लिहाज से देखें तो दुनिया के इस हिस्से में बार बार उड़न तश्तरियों का नजर आना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने तो ये अफवाहें भी सुनी है कि एल्यूशन द्वीप समूह पर जमीन के नीचे परग्रहियों या उड़न तश्तरियों का गुप्त ठिकाना है। वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ टीले, छोटी पहाड़ियाँ और ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से खोखले है, और उन जगह पर उड़न तश्तरियों तो कभी भी अपनी मर्जी से आया जा सकती है और उस इलाके की जांच पड़ताल कर सकती है। तो क्या इस इलाके में इतनी उड़न तश्तरियों के नजर आने और एल्यूट लोगों के जन्म की कहानी के बीच सचमुच कोई रिश्ता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स यानी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं और सबूत के तौर पर उन टापुओं की मिसाल देते हैं जहां इन टापुओं की तरह ही अक्सर उड़न तश्तरियां नजर आती हैं। एलूशिया द्वीप समूह के पूर्व में करीब 8000 किलोमीटर दूर आयरिश सी में मौजूद है आइल ऑफ मैन। कहते हैं आइल ऑफ मैन को केल्ट्स की एक रहस्यमयी नस्ल टुआथा डेडेनान ने बसाया था, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं। उसी जादू टोने और अपने उन्नत ज्ञान की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकाला गया तो वो पृथ्वी पर कुहासे के एक बादल के बीच आयरलैंड में उतरे। कहते हैं कि जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वो अचानक गायब हो गए और पीछे छोड़ गए अपने भूत। हाँ, उन्हें भूत ही कहेंगे क्योंकि वो आज भी आइल ऑफ मैन की लोक कथाओं में नन्हे इंसानों के रूप में मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि यह नन्हे इंसान आम इंसानों को अपने जादू के वश में रखते हैं, उस जादू के वश में जिसमें समय और अंतराल की समझ ही नहीं रह जाती है। इन नन्हे इंसानों का सबसे बड़ा काम था आम इंसानों को अगवा करना। इन कहानियों का असली मकसद सिर्फ यह बताना है कि इंसान किसी और दुनिया से वापस आते हैं और वापस लौटने पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ कई सौ साल बीत चुके हैं। जब किसी दूसरी दुनिया का यान नजर आता है या कहीं परग्रहियों का हमला होता है तो लोगों ने कुछ ऐसा ही विवरण दिया है कि एक यान से छोटे छोटे जीव बाहर आते हैं। वो सामने खड़े इंसानों को अपाहिज कर देते हैं, उन्हें समय की समझ नहीं रह जाती। इन सब को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि वो नन्हे इंसान असल में परग्रही जीव ही थे, वही अनोखे जीव जिनकी हम बात करते हैं, और वो आज भी वही जादू करते हैं जो लोगों को अगवा करने पर किया करते थे। क्या इसका मतलब यह है कि नन्हे लोगों और टुआथा डेडेनान की प्राचीन कहानियां हमें यह बताती हैं कि कभी किसी जमाने में पृथ्वी पर सचमुच दूसरी दुनिया के जीव आए थे? अगर हाँ, तो क्या उनकी वजह से ही आज भी हम आइल ऑफ मैन में उड़न तश्तरियां देख रहे हैं? यहाँ रहने वाले लोग तो यही कहते हैं कि वो उड़न तश्तरियां यहाँ सदियों से नजर आ रही हैं, और प्राचीन अंतरिक्ष विचारक भी यही मानते हैं कि आज से 2500 साल पहले एक सबसे अनोखी उड़न तश्तरी नजर आई थी जो आग का एक पहिया थी और आसमान से धरती पर उतरी थी।
आइल ऑफ मैन का वो मिथिक कहता है कि एक जबरदस्त तूफान आया और कुछ मछुआरे उसमें बहकर किनारे पर आ गए। अचानक बादलों के बीच में से 3 तीलियों वाला वो यान बाहर आया तो वो पूरी तरह डर गए। आइल ऑफ मैन में लोग सदियों से आसमान में ऐसी उड़न तश्तरियां देख रहे हैं जिन्हें वो लोग आग का पहिया कहते हैं, और उनकी बातों से यही लगता है कि वो पहिया भी असल में बाइबल में बताए गए इज़ीकियल के पहिए जैसा ही है। बाइबल में इज़ीकियल के पहले अध्याय में कहा गया है कि पैगंबर ने आसमान में उड़ रही एक ऐसी चीज देखी जो पहिया थी और उसके अंदर 4 पहिए थे, और प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक वो किसी फरिश्ते का नहीं बल्कि परग्रहियों का अंतरिक्ष यान था। बाइबल के विद्वानों ने भी इज़ीकियल के पहिए पर भी काफी जांच पड़ताल की और वो इस बात से हैरान थे कि एक पहिए के अंदर कई पहिए हैं और हर पहिए के पास एक देवदूत खड़ा है। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक यान ही हो सकता है। इज़ीकियल में पहिए के अंदर पहिए होने की बात की गई है और उनमें अलग अलग जानवरों की आंखें दिखती हैं जो कान से और धातु की तरह चमकती हैं। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इससे तो यही लग रहा है कि वो असल में एक परग्रही यान था जिसे गलती से एक दैवीय घटना मान लिया गया। इस लिहाज से तो यही कहना पड़ेगा कि आइल ऑफ मैन एक ऐसा टापू था जो परग्रहियों की पसंद की जगह था। वहां भी उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। वो अपनी उड़न तश्तरियां वहां उतार सकते थे। सच कहें तो उड़न तश्तरियों और परग्रहियों को आज भी उस टापू पर देखने की बात की जाती है। ये है सोलोमन द्वीप समूह। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में करीब 1200 किलोमीटर दूर 1000 टापुओं का एक द्वीप समूह है जो करीब 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्पेन के खोजकर्ताओं ने सन 1568 में इसे पहली बार ढूंढा था। बहुत से लोग इस जगह को द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ के सबसे लंबे टापू पर जापान और अमेरिका के बीच एक घमासान लड़ाई हुई थी। उसका नाम था ग्वाडल कैनाल। वो लड़ाई करीब 6 महीने तक चली थी जिसमें 41 युद्धपोत डुबा दिए गए और 30,000 लोग जंग में या बीमारी से मारे गए। अमेरिका और जापान की सेनाओं ने यहाँ उस युद्ध के ढेरों अवशेष छोड़े थे, जैसे कि समुद्र में डूबे जहाज, जमीन पर तोपों के टूटे फूटे टुकड़े और गोलों के अवशेष पड़े थे। मैं हेल्स पॉइंट नाम की एक जगह पर स्कूल में पढ़ने जाता था। वहाँ जगह जगह जिंदा गोले पड़े थे। मगर ग्वाडल कनाल एक और वजह से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग दानवों को देखने की अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। सोलोमन द्वीप समूह पर हर जगह बड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। ग्वाडल कनाल की बहुत सी कहानियों में दानवों की बात कही गई है, इंसानों और दानवों के रिश्तों की बातें। उन दानवों को अलग अलग रूपों में बयां किया गया है। कभी तो उन्हें बड़ा ही रहमदिल दानव कहा गया है, लोगों की मदद करने वाले, मगर कई कहानियों में कहा गया है कि वो इंसानों की जान लेकर उनकी संपत्ति पे कब्जा जमा लिया करते थे। कह सकते हैं कि ग्वाडल कनाल की कहानियों में ये दानव एक अहम किरदार हैं। बहुत से ऐसे मिथक और कहानियां हैं जिनके मुताबिक वो दानव आज भी सोलोमन द्वीप समूह पर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बालों से भरे डरावने जीव होते हैं, खूंखार राक्षस जैसे, तो कुछ में उन्हें इंसान जैसा बताया गया है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि वो इंसानों के साथ रहते थे और उनके साथ सहवास भी करते थे। यहाँ के मिथक तो ये भी कहते हैं कि वो दानव सुरंगों के रास्ते पूरे टापू पर घूमते रहते थे और कभी दिन की रोशनी तक नहीं देखते थे। लोग तो यही कहते हैं कि वो दानव सचमुच मौजूद हैं और वो पहले भी थे। आज यहाँ इतना विकास हो रहा है, वो अब पहाड़ों पर काफी अंदर चले गए हैं, लेकिन उनका वजूद है। वो बच्चों को डराने वाली कहानियां भर नहीं है। सन 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सोने के खदान में खुदाई कर रहे कुछ लोगों के साथ जो हुआ, उससे यह साबित होता है कि ग्वाडल कनाल में सचमुच के दानव मौजूद हैं। खुदाई करने वालों का एक बुलडोजर अचानक खराब हो गया था।
इन कर्मियों के मुताबिक उन्होंने उसका 10 टन ब्लेड निकाला ताकि रात में उसकी मरम्मत कर सकें, लेकिन अगली सुबह लौटने पर जो देखा उससे वो दंग रह गए। ब्लेड अपने आप ही काफी दूर चला गया था और मिट्टी पर उन्हें दानव के पैरों के निशान भी मिले। उसे देखकर वो ये मान बैठे कि सोलोमन द्वीप समूह के मशहूर दानव वहां आए थे और उन्होंने ही बुलडोजर के ब्लेड को इतनी दूर तक पहुंचाया। क्या ग्वाडल कनाल वाकई